नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। हर साल पूरे विश्व में 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। यह देश की शक्ति, शान, सतर्कता, बुद्धि और धीरज का प्रतीक माना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में पाया जाता है। शुष्क खुले जंगल, नम और सदाबहार वन से लेकर मैंग्रोव दलदलों तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। चिंता की बात यह है कि बाघ को वन्य जीवों की लुप्त होती प्रजाति की सूची में रखा गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि सेव द टाइगर जैसे राष्ट्रीय अभियानों की बदौलत देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। देश में बढ़ रही बाघ की दहाड़। दुनिया के 70% बाघ भारत में। देश में सबसे ज्यादा 526 बाघ मध्य प्रदेश में। देश में 12 साल में 2 गुना हुई बाघों की संख्या। विश्व बाघ दिवस पर राहत और सुखद खबर। आज विश्व बाघ दिवस है और भारत के लिए अच्छी और गर्व करने वाली खबर है। विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ ही बचे हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि भारत पर्यावरण को बचाने में हमेशा से आगे रहा है, क्योंकि जंगलों और जानवरों को बचाना भारत के संस्कारों में शामिल है। आज विश्व बाघ दिवस पर भारत गर्व के साथ पूरी दुनिया को ये बता सकता है कि पूरी दुनिया के 70% बाघ हिंदुस्तान में हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा देखकर आपको भी यकीनन अच्छा महसूस हो रहा होगा कि पूरी दुनिया के 70% बाघ भारत में हैं। बाघों से जुड़े कुछ तथ्य। दुनिया के 70% बाघ भारत में हैं। दुनिया में करीब 4200 बाघ हैं और 2018 के टाइगर सेंसस के मुताबिक भारत में 2967 बाघ हैं। देश में सबसे ज्यादा 526 बाघ मध्य प्रदेश में हैं। देश में 12 साल में 2 गुना हुई बाघों की संख्या। भारत में 6 साल में 560 बाघों की हुई मौत। दुनिया भर में बाघों को बचाने के लिए बहुत काम हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कामयाबी भारत को मिली है। यही वजह है कि दुनिया के 70% बाघ भारत में रहते हैं। भारत के संस्कार। बियर ग्रिल्स के साथ जंगल सफारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था, वही दरअसल देश की भावना भी है। भारत के संस्कारों में मारना नहीं है। अभी बाघों की जिंदा प्रजातियों में साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, चाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर और सुमात्रन टाइगर हैं, जबकि बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर और जावा टाइगर की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। पर्यावरण के संरक्षण की शिक्षा दरअसल भारत में घर घर से मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐसा ही एक किस्सा बियर ग्रिल्स के साथ साझा किया था। बहरहाल बाघों के संरक्षण को लेकर भारत अब दुनिया के दूसरे देशों की मदद करेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने दुनिया भर में 13 ऐसे देशों की पहचान की है जहां मौजूदा समय में बाघ पाए जाते हैं, लेकिन संरक्षण के अभाव में इनकी संख्या कम है। ऐसे में भारत इन देशों को बाघों के संरक्षण के लिए बेहतर तकनीक और योजना मुहैया कराएगा। ANP न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो आज विश्व बाघ दिवस है और आज के दिन भारत के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर सामने आई है। साथ ही राहत के साथ ही गर्व के लिए भी ये खबर है कि बाघों की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है। तमाम अभियान चलाए गए थे बाघों को बचाने के लिए और अब ये अभियान सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हम ये जानकारी दे दें कि पूरी दुनिया के 70% बाघ अकेले भारत में है, तो वाकई में ये एक गर्व करने वाली बात है। और भारत में भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है। 526 बाघ सिर्फ
सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य में है, तो देश में सबसे ज्यादा बाघ इसी राज्य में हैं। आज विश्व बाघ दिवस के मौके पर भारत के लिए अच्छी और गर्व करने वाली खबर ये सामने आई है। विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2,967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3,900 बाघ ही बचे हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि भारत पर्यावरण को बचाने में हमेशा से आगे रहा है, क्योंकि जंगलों और जानवरों को बचाना भारत के संस्कारों में शामिल है। आज विश्व बाघ दिवस पर भारत गर्व के साथ पूरी दुनिया को ये बता सकता है कि पूरी दुनिया के 70% बाघ हिंदुस्तान में हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा देखकर आपको भी यकीनन अच्छा महसूस हो रहा होगा कि पूरी दुनिया के 70% बाघ अकेले हमारे देश भारत में हैं। दुनिया भर में बाघों को बचाने के लिए बहुत काम हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कामयाबी भारत को मिली है। यही वजह है कि दुनिया के 70% बाघ भारत में रहते हैं। बियर ग्रिल्स के साथ जंगल सफारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, दरअसल देश की भावना भी वही है। भारत के संस्कारों में मारना नहीं है। अभी बाघों की जिंदा प्रजातियों में साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, चाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर और सुमात्रन टाइगर हैं, जबकि बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर और जावा टाइगर की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। पर्यावरण के संरक्षण की शिक्षा दरअसल भारत में घर घर से मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐसा ही एक किस्सा बियर ग्रिल्स के साथ साझा किया था। वहीं अब खबर ये भी है कि बाघों के संरक्षण को लेकर भारत अब दुनिया के दूसरे देशों की भी मदद करेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने दुनिया भर में 13 ऐसे देशों की पहचान की है जहां मौजूदा समय में बाघ पाए जाते हैं, लेकिन संरक्षण के अभाव में इनकी संख्या कम है। ऐसे में भारत इन देशों को बाघों के संरक्षण के लिए बेहतर तकनीक और योजना मुहैया कराएगा। विश्व बाघ दिवस के मौके पर भारत के लिए अच्छी और गर्व करने वाली खबर, विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। हालांकि दुनिया भर में बाघों को बचाने के लिए बहुत काम हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कामयाबी हमारे देश भारत को ही मिली है। यही वजह है कि दुनिया के 70% बाघ भारत में रहते हैं और भारत में भी मध्य प्रदेश राज्य में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। चलिए, इस मसले पर चर्चा के लिए तपेश्वर भाटी जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरण संरक्षक हैं। तपेश्वर जी सर, आज एक अच्छी खबर, विश्व बाघ दिवस के मौके पर हमारे देश के लिए गर्व वाली बात भी है कि दुनिया की 70% जो है बाघों की संख्या हमारे देश में पाई जाती है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं सर, पर्यावरण के लिहाज से? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही सुखद बात है हम लोगों के लिए और बहुत गर्व की बात है कि बाघों की जो 70% पॉपुलेशन है वो हमारे पास भारत में है। और ये कहीं ना कहीं जो एक प्रोजेक्ट टाइगर था जो 1973 में स्टार्ट हुआ था, ये महज सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व से ये स्टार्ट हुआ था, जो आज अपना सफर तय करते करते 50 टाइगर रिजर्व पे पहुंच गया है। और हमारे पास में आज 2967 टाइगर्स हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। और भारत इस टारगेट पे वर्क कर रहा है कि 2022 तक हम हमारी जो संख्या है वो इस संख्या से नहीं, पहले वाली जो संख्या थी उससे हम लोग डबल क्रॉस कर देंगे। ये एक बहुत ही गर्व की बात है हम लोगों के लिए। इस दिशा में काम हो रहा है, आप मानते हैं कि वो काम बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है या उसमें और भी ज्यादा सुधार की गुंजाइश है? थोड़ा सा मॉनिटरिंग लेवल के पे थोड़ा सा और सुधार किया जा सकता है। और जो स्टाफ रिक्रूटमेंट्स हैं वो हमें और मैन पावर की जरूरत है प्रोटेक्शन के लिहाज से। और हमें जल्दी से जल्दी और टाइगर रिजर्व भी हमें नोटिफाई करने चाहिए। जैसे अभी मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में हम लोगों के पास में 3 टाइगर रिजर्व हैं और 2 टाइगर रिजर्व की और बात चल रही है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाघ भूमि हमें प्रोवाइड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर रिजर्व हमें बनाने, ताकि बाघों का संरक्षण ज़्यादा अच्छे से सुनिश्चित किया जा सके।
सर, आप पर्यावरण संरक्षक हैं। मैं एक जानकारी आपसे चाहूंगी। पिछले 6 साल के आंकड़ों की अगर हम बात करें, जो कि पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है, उसके मुताबिक पिछले 6 साल में 560 बाघों की मौत हुई है। सर, किस तरह से ये मौत हुई है? क्या नेचुरल डेथ थी, या कई बार ऐसा होता है कि किसी बीमारी की वजह से बाघों की मौत हो जाती है, या कोई अन्य कारण? नहीं, इसमें कुछ डेटा मिसिंग टाइगर्स का भी है, कुछ पोच्ड भी हुए हैं, कुछ नेचुरल डेथ भी है, कुछ इनके टेरिटोरियल फाइट्स भी हैं। तो जो ये मौत के कारण हर जगह डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि सारी नेचुरल डेथ है। बाघों में टेरिटोरियल फाइट्स भी होती है, उसकी वजह से भी बाघों की मौत होती है। कहीं पे पोचिंग की इंफॉर्मेशन भी रहती हैं, पोच भी हो जाते हैं बाघ, और नेचुरल डेथ भी होती है। जैसे अभी हम लोगों के मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व में अभी MT3 बाघ की जो मौत हुई है, वो नेचुरल कारणों से ही हुई है। सर, हमारे देश के लिए तो ये राहत भरी खबर है कि ठीक है, हम अच्छा कर रहे हैं, इस दिशा में हम काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। 70% आबादी जो बाघों की है वो हमारे देश में पाई जाती है। लेकिन ये कितना ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में बाघों की संख्या बढ़े, मैं आपसे समझना चाहूँगी। मैम, मैं तो सिर्फ भारत की बात करूंगा कि बाघों की संख्या बढ़े तो भारत में बढ़े। और मेरा ये मानना है कि अगर बाघ सुरक्षित है तो हमारे जंगल सुरक्षित हैं। दरअसल बाघों के संरक्षण को लेकर अब ऐसी खबर मिल रही है कि भारत दुनिया के अन्य देशों की भी मदद करेगा, उन्हें टेक्निक समझाई जाएगी, उनके साथ योजनाएं साझा की जाएंगी। तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। बिल्कुल करना चाहिए मैम, बिल्कुल करना चाहिए। और भारत ने अपने आप को प्रूव कर दिया है, जिस तरह से नंबर्स बढ़े हैं, टाइगर रिजर्व बढ़े, और NTCA ने जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि हम लोग बहुत बेहतर तरीके से बाघों के संरक्षण में काम कर रहे हैं। तो जो टेक्निक हमने यहाँ पे अपनाई है वो हमें दूसरे देशों के साथ साझा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए मैम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तपेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आज विश्व बाघ दिवस के मौके पर पर्यावरण मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है, जो वाकई में सुखद है, राहत देने वाला है, और देश के लिए गर्व की भी बात है कि दुनिया के 70% बाघ भारत में हैं। तो 1973 में देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, और अब ये संख्या बढ़कर 50 हो गई है। तो दुनिया भर में बाघों को बचाने के लिए बहुत काम हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कामयाबी भारत को मिली है। यही वजह है कि दुनिया के 70% बाघ भारत में रहते हैं। विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar, who secured 99.75%, was awarded ₹2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens the schools. Prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Admissions in CMS for Montessori, nursery to class 11th are open. Contact concerned CMS campus. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस के हालात में लगातार सुधार आने के दावे के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार के टेस्टिंग मेथड को लेकर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने पूछा था कि दिल्ली में सर्वमान्य मानक PCR टेस्ट की बजाय एंटीजन टेस्ट क्यों किए जा रहे हैं, जबकि दुनिया भर में एंटीजन टेस्ट को बहुत भरोसेमंद नहीं माना जाता है, क्योंकि कई मेडिकल स्टडीज में ये साबित हुआ है कि प्रति 100 संक्रमित लोगों में से एंटीजन बस 40 मरीजों को ही पकड़
पाता है, बाकी 60 मरीजों को कोविड मुक्त बता देता है। राजधानी में टेस्टिंग बढ़ी है, जो एक अच्छी खबर है। एक महीने पहले यहां 15,000 टेस्टिंग प्रतिदिन हो रही थी, जो अब 21,000 है, यानी लगभग दोगुनी टेस्टिंग बढ़ी है। टेस्टिंग में बढ़ोतरी के साथ दिल्ली सरकार की ओर से रिलीज आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने पॉजिटिविटी रेट 22% था, जो अब 6% हो गया है। पॉजिटिविटी रेट कम होने का मतलब है कि वायरस का संक्रमण फैलने की दर में कमी आई है। टेस्टिंग में बढ़ोतरी और पॉजिटिविटी रेट में गिरावट के पीछे तेजी से बढ़ाए गए एंटीजन टेस्ट कारण है, जो बहुत भरोसेमंद नहीं माने जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार खुद की पीठ थपथपाने की खुशी में कोरोना से अपनी लड़ाई को कमजोर ना पड़ने दे। तो अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, कोर्ट ने भी सवाल पूछा था कि आखिर एंटीजन टेस्ट क्यों किए जा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में तमाम मेडिकल स्टडीज हुई हैं और उनके हिसाब से एंटीजन टेस्ट इतने भरोसेमंद नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी जो है वो नहीं आती है, जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो कई बार शो नहीं होती है। ऐसा कई मेडिकल स्टडीज में दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि 40% मरीजों को तो सही रिपोर्ट आ जाती है, बल्कि 60% मरीज ऐसे होते हैं जो वाकई में कोरोना पॉजिटिव होते हैं, लेकिन टेस्ट में उन्हें नेगेटिव बता दिया जाता है। तो एंटीजन टेस्ट में इतना भरोसा क्यों दिखा रही है दिल्ली सरकार, ये बड़ा सवाल है। और ये अब समझने की भी बात है कि जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है दिल्ली में, कहीं ये कोई अलग से प्रक्रिया तो नहीं हो रही है, एंटीजन टेस्ट की वजह से कहीं किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है। ये तमाम सवाल इस समय उठ रहे हैं, क्योंकि एंटीजन टेस्ट पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। एंटीजन टेस्ट को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली सरकार तमाम जांचों को छोड़कर एंटीजन टेस्ट पर इतना भरोसा क्यों जता रही है, जबकि हम तमाम मेडिकल स्टडीज देखें तो उसमें एंटीजन टेस्ट को इतना भरोसेमंद नहीं बताया गया है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कोरोना जैसी महाकाल के अंदर इस दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं जो कोशिश जो की थी वो कहीं ना कहीं कारगर जरूर हुई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं हाई कोर्ट ने जो सोमवार को जो इसके अंदर हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि जो एनजीटी टेस्ट जो करवाए जा रहे हैं ये क्यों करवाए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि इसको मेडिकल डिपार्टमेंट ने इस टेस्ट को अभी प्रॉपर नहीं माना है। यानी कि ये 100 व्यक्तियों पर टेस्ट किया जाता है तो लगभग इसके अंदर 40 टेस्ट ऐसे आते हैं जो पॉजिटिव बताते हैं, बल्कि 60 टेस्ट ऐसे निकलते हैं जो नेगेटिव बताते हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी भरोसेमंद टेस्ट नहीं बताया जा रहा, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इसी को ज्यादा मद्देनजर रखते हुए लगातार टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाई जा रही है और कहीं ना कहीं इसी के दम पे अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की जा रही है। तो यही ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार इसी के जरिए अपने आप को जनता के सामने ये पेश करना चाहती है कि दिल्ली सरकार कारगर है और दिल्ली सरकार इस तरीके से आगे की कोशिश कर रही है ताकि कोरोना जैसी महामारी से बच सके। मगर कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग की बात है वो कहीं ना कहीं जो एनजीटी टेस्ट है वो कहीं ना कहीं अभी कोर्ट की तरफ से भी कहे या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कहे उसको अभी भरोसेमंद नहीं बताया गया है। जी, अब राजीव, सवाल तो ऐसे में ये उठ रहा है ना कि जो पॉजिटिविटी रेट 22% थी वो 6% रह गई है, कहीं ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है क्योंकि जो पहले टेस्टिंग की जो की जा रही थी, जो वो कम से कम जो पॉजिटिव रिपोर्ट जो आ रही थी वो 22% था, मगर अब घटकर वो 6% रह गया है। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर जो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है शायद कहीं ना कहीं इशारा कोर्ट का भी उसी तरफ है कि जो एनजी टेस्ट किया जा रहा है जिसके अंदर रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं अगर दूसरे तरीके से कोई टेस्ट करवाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो पॉजिटिव की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं सामने आती है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को बहुत बड़ी खामियां भुगतनी पड़ सकती है। मगर कहीं ना कहीं जो इस तरीके से अभी वो जो दिल्ली सरकार कह रही है या फिर कहे रोल मॉडल के तौर पर केंद्र सरकार जो और राज्यों के लिए रख रही है दिल्ली को, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ सकती है इसके अंदर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल जयप्रकाश जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं जयप्रकाश जी। सर, आपको क्या लग रहा है, कोर्ट ने एंटीजन टेस्ट पर सवाल उठाए हैं कि दिल्ली सरकार इतना एंटीजन टेस्ट क्यों करवा रही है, जबकि तमाम मेडिकल स्टडीज में ये दावा किया गया है कि ये इतने भरोसेमंद नहीं हो सकते। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, जब से दिल्ली में कोरोना काल आया है दिल्ली सरकार के हर काम पर सवाल उठने चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो उठाए नहीं। लॉकडाउन के दौरान जो काम करे थे उन्होंने वो जब नहीं किए, अब जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं करे।
जो दूसरी सरकारें काम कर रही हैं, केंद्र सरकार से जो सहायता मिल रही है वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। दिल्ली सरकार को आगे बढ़ के दिल्ली को बचाने के लिए जो काम करना चाहिए उन्होंने किया ही नहीं। दिल्ली में सफाई नगर निगम कर रही है, सैनिटाइज नगर निगम कर रही है, बायोमेडिकल वेस्ट नगर निगम उठा रही है, स्कूलों के अंदर आइसोलेशन सेंटर नगर निगम बना रही है। दिल्ली सरकार को जो स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करनी थी वो कर ही नहीं पाए। तो दिल्ली सरकार के ऊपर विश्वास करना ठीक नहीं है। और दिल्ली सरकार को जो आज फटकार लगी है ठीक फटकार लगी है, बशर्ते वो इस फटकार से सीख के कुछ आगे काम करे। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिन तमाम लोगों का एंटीजन टेस्ट कर दिया गया है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, अब किस तरह से क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाएगी जयप्रकाश जी? क्योंकि ये कहा गया है मेडिकल स्टडीज में कि 60% को वो पॉजिटिव बता देता है टेस्ट, जबकि वो असल में नेगेटिव बता देता है, जबकि असल में वो पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट हो गई है। किस तरह से अब केजरीवाल सरकार इसे संभालेगी, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखो, दिल्ली सरकार का फेलियर उसी दिन घोषित हो गया था जिस दिन उनके उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली में आके कहा था कि दिल्ली में 5 लाख केस होने वाले। इसका मतलब वो गंभीर नहीं थे और उनको आगे उसके बावजूद भी दिल्ली में जो व्यवस्था खड़ी करनी थी, अब जो नए जो टेस्ट पीसीआर जो टेस्ट होता है उसकी व्यवस्था बनानी चाहिए, बनाते क्यों नहीं हो? लेकिन दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं अपने काम से अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती है। वो सिर्फ विज्ञापन की सरकार है, अखबार और टीवी में नजर आती है। जमीन पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक कोई एक नजर नहीं आया। सब होम क्वारंटाइन होकर के घर बैठे। ये जो पॉजिटिविटी रेट इतनी कम हो गई है, इस पर क्या अभी केजरीवाल सरकार को सिर्फ अपनी पीठ थपथपानी चाहिए या वाकई में ये फिगर आउट करने की जरूरत है कि हो क्या रहा है? अभी ये कोरोना काल खत्म थोड़ी हुआ है। अभी भी आगे की योजना बननी चाहिए कि जो संक्रमण रुका है वो किन कारणों से रुका है, उसमें नगर निगम की क्या भूमिका रही है, भारत सरकार की क्या भूमिका रही है, आगे उन लोगों से कैसे सहयोग लेना है, क्योंकि संक्रमण खत्म थोड़ी हुआ है। अगर संक्रमण फिर दोबारा अगर किसी प्रकार से भी अगर बढ़ गया तो दिल्ली सरकार क्या उसकी जिम्मेदारी लेगी? इसलिए सरकार का काम होता है योजना बनाना, योजना बना के लोगों को राहत देना। तो दिल्ली सरकार को बैठ करके अच्छी योजना बनानी चाहिए और आगे जितने भी अभी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन है उन जोनों के अंदर कम से कम संक्रमण हो और संक्रमण की चैन टूटे, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन सर, केंद्र भी तो इसमें हस्तक्षेप कर सकता था ना। जब एंटीजन टेस्ट को इतना बढ़ावा दिया जा रहा था उस समय सवाल उठाए जा सकते थे। अगर केंद्र ने हस्तक्षेप किया जब भी तो दिल्ली में कंट्रोल हुआ है। ये इतनी जो सुविधाएं दिल्ली में आई है वो किसके कारण से आई है? केंद्र सरकार के कारण से, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के कारण से। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। 80,000 बेड कहाँ से लाएंगे? 5 लाख लोगों को संक्रमण हो जाएगा, कैसे काम करेंगे? इनके LNJP अस्पताल की आपने स्थिति देखी थी, क्योंकि इन्होंने कुछ काम आगे बढ़ के किया ही नहीं। अभी भी अगर अब जाके जब भी सवेरा है और भारत सरकार का मार्गदर्शन, नगर निगम के सहयोग से अगर ये काम करेंगे तो दिल्ली में अभी बेहतर सुविधाएं हम दे सकते हैं। एंटीजन टेस्ट के बारे में सर यहाँ पर बात कर रही हूँ। अब जिनके टेस्ट हो गए हैं, मान लीजिए कि वो वाकई में पॉजिटिव हुए, तो क्या अब उनका PCR टेस्ट करवाया जाएगा? कितनी इस प्रक्रिया को जटिल बनाया जाएगा दिल्ली में? नहीं, सरकार को उसके लिए व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए ना। दिल्ली सरकार को भरपूर समय मिला है तो सरकार व्यवस्था क्यों नहीं बनाती? उसमें जिसका भी जो सहयोग लेना वो सहयोग ले। जो इनके मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद पड़े? मोहल्ला क्लिनिक पे जांच केंद्र बनाए, लोगों को वहाँ जांच कराएं। जब सरकार के पास भरपूर क्वारंटीन सेंटर, होटल जो बुक किए थे क्वारंटीन सेंटर के लिए, आज उन्हें भी फ्री कर दिया गया उन होटल्स को। वो तो सोच के बैठे हुए हैं ना कि दिल्ली से अब कोरोना जा रहा है। तो दिल्ली सरकार जल्दबाजी में निर्णय ले रही है। उनको जल्दबाजी में निर्णय लेनी चाहिए बैठ करके, क्योंकि कोरोना काल में जो भी डिसीजन फैसले होते हैं वो सब डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत किए जाते हैं। उनसे सलाह करके कोई फैसला करने चाहिए। अब हाई कोर्ट से क्योंकि इस मामले में उन्हें फटकार लगी है, तो क्या मैं ऐसी उम्मीद कर सकती हूँ कि आपके जो गृह मंत्री हैं वो इस मामले को अब देखेंगे कि किस तरह से वहां पर टेस्टिंग को बढ़ाना है, टेस्टिंग किस हिसाब से की जानी है, टेस्टिंग का मेथड क्या होगा, इन तमाम जो चीजें हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा? बिल्कुल, देश में और विशेषकर दिल्ली में हमारे माननीय गृह मंत्री जी के दखल के बाद ही सब चीजें कर नियंत्रण में आई है। और जितना उन्होंने चिंता करके दिल्ली में व्यवस्थाएं खड़ी की है, भारत सरकार के मार्गदर्शन में ही दिल्ली का बचा हुआ है। दिल्ली सरकार ने इसमें रत्ती भर भी काम नहीं किया। जो काम किया भारत सरकार ने किया या नगर निगम ने किया। वो तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं जयप्रकाश जी। पीठ में तो जो काम
मैं तो जो काम हमने किया है, देखो शहर को साफ नगर निगम ने किया, शहर के अंदर सैनिटाइज नगर निगम ने किया, शहर में बायोमेडिकल वेस्ट नगर निगम ने उठाया, हमारे स्कूलों के अंदर हमारे टीचरों ने राशन बांटे, जो सारे काम नगर निगम कर रही है। सुरक्षा का काम भारत सरकार की पुलिस ने किया, राशन भारत सरकार ने दिया, टेस्ट पीपी किट सारे भारत सरकार ने दिए, अस्पतालों की व्यवस्था भारत सरकार ने बढ़ाई। दिल्ली सरकार को अपने जो अस्पताल थे उनमें काम करना था वो भी वो नहीं कर पाए, तो दिल्ली सरकार को अब भी सबक लेकर वो काम करेगी तो आगे भी दिल्ली की स्थिति ठीक हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो एंटीजन टेस्ट को लेकर अब दिल्ली की कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और सरकार को फटकार भी पड़ी है इस मसले पर, क्योंकि पीसीआर टेस्ट की जगह ज़्यादा महत्वता एंटीजन टेस्ट को दी गई दिल्ली सरकार की तरफ से। और एंटीजन टेस्ट मेडिकल स्टडीज़ के मुताबिक इतने भरोसेमंद नहीं हो सकते हैं, उनमें काफ़ी कमियाँ पाई गई हैं। एंटीजन टेस्ट की जो रिजल्ट आते हैं, जो रिपोर्ट आती है, उनमें काफ़ी खामियाँ पाई गई हैं, इसलिए उसे ज़्यादा भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। अब ये तो खैर देखने वाली बात होगी कि जो अभी कोर्ट की फटकार पड़ी है और जिस तरह से तमाम मेडिकल स्टडीज आई हैं उन पर केजरीवाल सरकार ध्यान देती है या नहीं, या जो भी अभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दिल्ली में क्या उसे क्लियर करने की कोशिश की जाती है, क्या पीसीआर टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया जाता है। ये तमाम सवाल अभी बाकी हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से केजरीवाल सरकार इस पूरे मसले पर ध्यान देगी और किस तरह से इस पूरे मामले पर काम किया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, केजरीवाल सरकार की माने तो ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण नहीं फैल रहा है, दिल्ली के हालात सुधर रहे हैं। जिस तरह की उन्होंने रिपोर्ट दिखाई है, आंकड़े पेश किए हैं कि 22% था पॉजिटिविटी रेट और अब वो 6% रह गया है। तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दिल्ली में सच में कोरोना वायरस के हालात सुधरे हैं, क्या दिल्ली में कोरोना वायरस की जो स्थिति बताई जा रही है केजरीवाल सरकार की तरफ से वो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत क्या है, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा। जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले पिछले समय हमने देखे थे, कितनी तेज़ी से सामने आए थे, वो पॉजिटिविटी रेट का एकदम से घट जाना अपने आप में सवाल खड़े करता है। एंटीजन टेस्ट जिस तरह से मेडिकल स्टडीज में बताया गया है कि एंटीजन टेस्ट इतना भरोसेमंद नहीं होता है, उसके बाद भी सरकार की तरफ से इस टेस्ट पर भरोसा किया गया और टेस्ट की संख्या दोगुनी कर दी गई, ये भी बड़ी बात है। और पॉजिटिविटी रेट एकदम से नीचे आ गया, कहाँ 22% था और अब सिर्फ 6% रह गया है। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से केजरीवाल सरकार इस पर काम करेगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar, who secured 99.75%, was awarded ₹2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens the schools. Prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Admissions in CMS for Montessori, nursery to class 11.